आइए बच्चों, लोकतंत्र की विशेषताओं में आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर है ये भी, और एक सामान्य जानकारी भी कहा जाए कि लोकतंत्र में कौन कौन सी बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है या लोकतंत्र में कैसी व्यवस्थाएं होती है, इसके बारे में कुछ यहाँ पर बिंदु लिखी हुई है। उन बातों पर आज एक पीरियड में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है वो है लोकतंत्र में जन भागीदारी। लोकतंत्र में जन भागीदारी, जन मतलब जनता की भागीदारी क्या होता है उसके बारे में लोकतंत्र में लिख दिया गया है कि जनता की भागीदारी होना चाहिए। इसमें लोकतंत्र में जनता ही एक सर्वे सर्वा होता है और उनको किसी भी प्रकार के सरकार को विकास की बात हो या कानून की बात हो, उसको मनवाने के लिए जनता विभिन्न प्रकार के अपने मांग सरकार के सामने रखते हैं, उनको अवगत कराते हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की या कोई भी विकास के लिए। जब तक सरकार को वो अवगत नहीं कराएगी तब तक सरकार उस पर कानून नहीं बनाती है। तो जनता की इसमें सबसे बड़ी भागीदारी मानी जाती है लोकतंत्र में, जब उनको पूरा अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर विभिन्न माध्यम से, चाहे कोई संगठन बनाकर या कोई हड़ताल के माध्यम से या समाचार पत्रिका के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से बीच बीच में ये जो जनता है अपनी भागीदारी के आधार पर सरकार को अवगत कराती रहती है और उस कार्य को सरकार जनता के अनुरूप या जनता के आधार पर उस कार्य को करते जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका लोकतंत्र में जनता, जितनी अच्छी भागीदारी जनता की होगी उतने अच्छे कानून बनेंगे, उतने विकास कार्य होंगे। तो जनता की भागीदारी का होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो आता है वो कानून का शासन। लोकतंत्र में कानून जब बनाया जाता है या कानून का पालन करवाया जाता है तो सभी के लिए समान रहता है या समान होना चाहिए। कानून का जो शासन है उसमें चाहे कोई भी अधिकारी वर्ग हो, चाहे वो कोई नेताओं के लिए कानून बनाने की जरूरत हो, तो इसमें एक समान कानून की समानता, लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के वर्ग भेद इसमें नहीं किया जाता। जैसे कि राजतंत्र में होता था कि उच्च वर्ग को विभिन्न प्रकार के सजाओं से मुक्त कर दिया जाता था और गरीब वर्ग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन लोकतंत्र में सबके लिए कानून की जो व्यवस्था है समान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई वो बड़ा अधिकारी हो, सबको कानून या सबके लिए कानून की व्यवस्था समान रूप से किया जाता है, तभी वो लोकतंत्र माना जाएगा। तो कानून का जो शासन होता है वो सरकार के द्वारा या हमारे जो भारतीय संविधान में बनाया गया है वो सभी के लिए समान रूप से बनाया गया है। फिर उसके बाद तीसरा जो है कानून का सम्मान करना।
जब भी कानून बना दिया जाता है या लागू किया जाता है तो उसको सभी वर्ग में समान रूप से पालन करना होता है और सभी के द्वारा उसका सम्मान करना होता है। जो भी कानून बन गया उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उस सरकार के द्वारा या उस देश में जो भी कानून व्यवस्था है उसका सम्मान करना, ये लोकतंत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। या लोकतंत्र में बनाया गया है संविधान में, या संविधान बनाने से पहले इस बात को रख दिया गया है कि सभी उस देश के कानून का सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से एक विकास का कार्य या उस देश में लोकतंत्र का संचालन होते रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं, मानव अधिकार। मानव अधिकार, मानवाधिकार जिसको बोला जाता है, कोई भी मनुष्य, उनको इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपना विकास कर सकता है। और विकास तभी करेगा वो अपना, जब उस देश में मानव को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिया जाता है और उस अधिकार के आधार पर वो आगे अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, अपना स्वयं का विकास करता है, अपने पारिवारिक जो संबंध बना हुआ है उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो मानवाधिकार, मानव अधिकार के बिना कोई भी जो व्यक्ति है वो पशु के समान हो जाता है, उस पर अत्याचार होने लग जाता है। जैसे कि राजतंत्र या सैनिक जो तंत्र था, अधिनायक तंत्र, इसमें मानवाधिकार नहीं दिया गया था। उसमें अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन मानवाधिकार में उसको विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दिया जाता है और अपने ढंग से रहने का या भ्रमण करने का, ये स्वतंत्रता मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। और मानव अधिकार जब मिल जाता है तो वो स्वतंत्र जीवन या अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है, या उसको स्वतंत्रता या उनको आजादी मिल जाती है। तो मानवाधिकार भी लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसलिए उस देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति या जनता है उनको मानवाधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट और आता है वो है अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यक, जिस देश में जिस वर्ग की या जिस समुदाय की संख्या कम होती है उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे कि हमारे भारत में है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह है, बौद्ध वगैरह है, इनकी संख्या कम है, बाकी हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसको अल्पसंख्यक, और उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपने धर्म को किस प्रकार से मनाएं और अपने किसी भी प्रकार के त्योहार को किस प्रकार से मनाएं, उसको पूरा उस देश में स्वतंत्रता दिया जाता है। किसी भी प्रकार के उनके धार्मिक हस्तक्षेप या पारिवारिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तो लोकतंत्र में जितने भी देश है वहां पर अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है कि वो स्वतंत्र रूप से रहकर अपने
जो विकास का कार्य करे और धार्मिक जो त्योहार है या समुदाय बनाना, संगठन बनाना, ये कर सकता है। तो लोकतंत्र में इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, वो है चुनाव। लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पिछले चर्चा में बताया गया था कि चुनाव एक लोकतंत्र में नागरिक या उस देश में रहने वाले जनता को वयस्क मताधिकार मिलता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर वो मतदान कर सकता है। तो चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जनता अपने पसंद की कोई भी प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है वो, और यदि वो प्रतिनिधि 5 वर्ष तक उनको मौका दिया जाता है और वो प्रतिनिधि अगर ढंग से कार्य नहीं करती, जनता के भलाई के लिए कार्य अगर नहीं करता है, तो वहां पर उनको जनता अपने फिर से 5 वर्ष के बाद में मताधिकार का प्रयोग करके उसको हटा सकता है। तो चुनाव या इलेक्शन जो होता है वो एक संस्था के द्वारा, एक संस्था है और वो चुनाव आयोग, जिसका काम है उस देश में चुनाव करवाना। और चुनाव की प्रक्रिया, उनका जो कार्य क्षेत्र है, कई प्रकार से कार्य क्षेत्र होता है चुनाव में। जब किसी देश में या किसी प्रांत में जब चुनाव करवाना है तो सबसे पहले वहां पर सीमांकन का कार्य होगा। सीमांकन कार्य के बाद में मतदाता सूची तैयार किया जाएगा, उसका निरीक्षण किया जाएगा। फिर उसके बाद में राजनीतिक पार्टियां, एक समय ऐसा आता है जो एक चुनाव की निश्चित तिथि तय की जाती है और फिर नामांकन की प्रक्रिया होती है, उसकी छटनी जांच पड़ताल होता है, फिर उम्मीदवार के नाम की वापसी। तो इस प्रकार से बहुत सारा कार्य क्षेत्र है। और मतदान की तिथि आ जाती है तो मतदान की तिथि के दिन मतदान दल को रवाना किया जाता है और वहां पर शांतिपूर्ण मतदान करने की व्यवस्था किया जाता है। मतदान के पश्चात में मत पेटी जो होता है उनको कुछ दिन के अंतराल के बाद में उसकी गिनती शुरू होती है और गिनती के बाद में किस जो उम्मीदवार है उनको कितना मत मिला है और उसके बाद में उसको विजयी घोषित किया जाता है। और फिर एक राजनीतिक पार्टी के आधार पर एक बहुमत तैयार होता है और बहुमत तैयार के बाद में फिर एक सरकार का गठन होता है। तो इस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया चलती है और चुनाव की प्रक्रिया के आधार पर जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं। 5 वर्ष तक के लिए उनको सत्ता सौंप दिया जाता है। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है यानी जो ज्यादा बहुमत प्राप्त करते हैं वही उस देश या उस प्रांत राज्य में सरकार बनाती है या सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। और 5 वर्ष के बाद में वो अपने कार्यकलाप या विकास कार्यों के आधार पर दोबारा फिर से वो सत्ता प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। तो इस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया एक लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। चुनाव को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 प्रकार है चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो, और वो है पहला आम चुनाव। आम चुनाव जो होता है उसमें क्या होता है या आम चुनाव से आशय क्या होता है। आम चुनाव के अंतर्गत
5 वर्ष के लिए जनता किसी भी उम्मीदवार को चयन कर देती है और वो 5 वर्ष के बाद में फिर से जब चुनाव होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, फिर उसके बाद में चुनाव होता है, वो आम चुनाव है। 5 वर्ष तक के जनता मतदान के माध्यम से किसी भी प्रतिनिधि को सत्ता सौंप देती है, तो यहाँ पर वो आम चुनाव है। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव का मतलब होता है कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण सरकार गिर जाती है और वो 4 महीने, 6 महीने, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, पूरा 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाती और किसी न किसी कारण से वो सरकार गिर जाती है और बीच में ही 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद में फिर से चुनाव कराना पड़ता है। उस प्रांत में, उस देश में फिर से दोबारा जितने भी विधानसभा, जितने भी लोकसभा है, वहां पर मध्य में ही चुनाव कराना पड़ता है और चुनाव के बाद में फिर जो बड़ी पार्टी आती है तो उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो बीच में होने वाली कोई भी जो सरकार गिर जाने के बाद में बीच में चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वही मध्यावधि चुनाव कहलाता है। तीसरा जो आता है वो है उपचुनाव। उपचुनाव का आशय जो होता है वो है किसी भी प्रतिनिधि या किसी विधायक, सांसद की मृत्यु हो जाने पर या उनके त्याग पत्र देने पर वो जो स्थान या वो विधानसभा क्षेत्र या वो संसदीय क्षेत्र रिक्त हो जाता है या खाली पड़ जाता है, तो ऐसे स्थान पर ही सिर्फ वही स्थान पर ही चुनाव किया जाता है, उसको उपचुनाव कहा जाता है। किसी भी प्रतिनिधि या किसी भी विधायक या किसी भी सांसद की मृत्यु हो जाने पर उस स्थान पर रिक्त जो पद है उसकी पूर्ति करने के लिए उसी क्षेत्र में, उसी विधानसभा क्षेत्र में, उसी संसदीय क्षेत्र में चुनाव किया जाता है और वो सीट को फिर से भर लिया जाता है। तो ये उपचुनाव कहा जाता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के अंतर्गत आज विभिन्न प्रकार के बिंदु पर चर्चा किए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट पर, और चुनाव क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आज चर्चा किए हैं। अगले और महत्वपूर्ण इसी लोकतंत्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अगले पीरियड में।